नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन द चोलास एम्पायर। आई विल कवर्स टुडे द चोलास रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेवल पावर एंड आर्किटेक्चर्स। सो दोस्तों, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था जो अपनी मजबूत नौसेना, प्रशासन और कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो चोल अंपायर है दक्षिण भारत की शान और समुद्री शक्ति का ये प्रतीक बन गया। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पल्लवा डायनेस्टी का जो अंतिम शासक हुआ वो अपराजित वर्मन। अंतिम शासक जो पल्लवा डायनेस्टी का अपराजित वर्मन और आदित्य फर्स्ट के बीच युद्ध होता है और इसमें अपराजित वर्मन जो है वो हार जाते हैं। नाम है अपराजित, जो कभी हारने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो हार जाते हैं। और कौन जीत जाता है? आदित्य फर्स्ट। और फिर धीरे धीरे करके क्या है, ये चोल डायनेस्टी फिर से रीस्टैब्लिश्ड हो जाता है दोबारा। हम लोग चोल राजवंश को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला अर्ली चोलास, जिसमें चेर चोल पांड्य थे, तो उसमें जो चोल पड़े थे उसे हम लोग अर्ली चोला। और नेक्स्ट जो है इम्पेरियल चोला या फिर चोल अंपायर। यह जो चोल अंपायर है, अर्ली चोलास के तुलना में इसके जो साम्राज्य का विस्तार था बहुत ज़्यादा अत्यधिक विस्तार हुआ। ये सिर्फ साउथ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं था। इसने उत्तर भारत, कलिंग और बंगाल के रीजन में, और फिर श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। नेवल एक्सपेडिशन के माध्यम से इसने क्या किया, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया के क्षेत्र में भी क्या किया, कब्जा कर लिया। यह जो पीरियड है लगभग 850 एडी से लेकर के 1279 एडी के बीच का है। 850 से 1279। ऐसे हम लोग चोल अंपायर या फिर इम्पीरियल चोलास कहते हैं। मतलब इसने अपने साम्राज्य को क्या किया, एक अंपायर खड़ा कर दिया, बहुत क्या किया, साम्राज्य को विस्तार कर दिया। तो इसके फाउंडर जो हम एसोसिएट करके रखते हैं वो है विजयालय। तो फाउंडर कौन है? संस्थापक विजयालय। और ये री इस्टेब्लिश्ड हुआ है क्योंकि अर्ली चोलास के बीच में फिर पल्लव डायनेस्टी क्या है, शासन कर रहा था। अब पल्लव डायनेस्टी का जो अंतिम शासक जो अपराजित को हरा करके और फिर इस तरीके से चोला अपने आप को क्या किया, री इस्टेब्लिश किया। तो उसमें से एक है विजयालय जो री इस्टेब्लिश किया। और राजधानी कहाँ बनाए गए? तांजोर में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट के बारे में बताए थे कि ये अपराजित को हराया था और इसने क्या किया, टोंडाई मंडलम का जो क्षेत्र है वो एनेक्स्ट कर लिया और स्वतंत्र घोषित किसे कर लिया, पल्लव से। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर जो हुआ वो परांतक फर्स्ट हुआ। इसने पांड्य रूलर के साथ इसने युद्ध किया और पांड्य रूलर्स को क्या किया, हरा दिया। उस पर पांड्य रूलर्स को जीत लिया। और श्रीलंका में इसने, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सेलोन है, तो इसने श्रीलंका पे अटैक कर दिया और श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है उसे जीत लिया। और वहाँ का जो शासक था उदय फोर। फिर इसके बाद जो राष्ट्रकूट बताए थे डायनेस्टी, तो वहाँ पे बताए थे बैटल ऑफ तकोलम 948। तो चोल और राष्ट्रकूट के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पे परांतक फर्स्ट जो है वो हार जाता है और यहाँ पे राष्ट्रकूट जो है वो जीत जाता है। तब परांतक को यहाँ पे क्या मिलता है, हार मिलता है, एक सेटबैक मिलता है। किसको? परांतक फर्स्ट को। हालांकि विजयालय और आदित्य फर्स्ट इन दोनों ने क्या किया कि चोल साम्राज्य को थोड़ा सा साम्राज्य को बढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन परांतक फर्स्ट को कुछ सेटबैक मिल गया। जबकि पांड्य रूलर्स और श्रीलंका के क्षेत्र में क्या किया, जीत हासिल हुआ, लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ क्या हुआ, इसे हार मिला। और फिर इसके काल में, परांतक फर्स्ट के काल में, एक नटराज टेम्पल है जो चिदम्बरम में है। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो चिदम्बरम वाला जो इलाका है, तो वहाँ पे उसने एक मंदिर है, नटराज टेम्पल। उस टेम्पल में जो रूफ है, तो ड्रेविडियन स्टाइल का टेम्पल अब बनाया जाने लगा है। तो ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर का था, इसके रूफ में क्या किया गया है, तो गोल्डन रूफ चढ़ाया गया है। मतलब सोने की चादर यहाँ पे क्या किया, इसने चढ़वाया, सोने की चादर।
और इसके काल में ही एक इंस्क्रिप्शन मिला है उत्तरामिरूर से, एक तमिलनाडु के क्षेत्र में कांचीपुरम के रीजन में, जो कांचीपुरम जो आज का है, तो वहाँ पर एक गांव है उत्तरामेरूर, तो वहीं पर एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ हमें, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पे सबसे पहली बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है, मतलब विकेंद्रीकरण शासन का क्या है, जिक्र किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का। तो किस प्रकार यहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। और यह जब 2023 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शिलालेख के बारे में क्या किए थे, जिक्र किए थे 2023 में, कि उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन किस तरीके से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और जो विकेंद्रीकरण का क्या है, एक प्रतीक है। तो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन ये फेमस इंस्क्रिप्शन है जो आज का जो कांचीपुरम रीजन है वहाँ पे है। अभी तक के जो 3 चोलास रूलर हुए, ये क्या हुआ, कुछ हासिल हुआ और कुछ क्या हुआ, सेटबैक भी मिला, जैसे राष्ट्रकूटों से क्या हुआ, हार मिला। लेकिन इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर जो हुआ वो राज फर्स्ट हुआ, और सबसे जो महानतम शासक हुआ राजेंद्र फर्स्ट हुआ। तो ये दो जो है सबसे प्रोमिनेंट रूलर्स है। तो इसमें जो है पहला है राज फर्स्ट, फोर्थ जो है इसमें जो शासक उसके बाद परांतक फर्स्ट के बाद आया 985 एडी से लेकर के 1040 एडी। राज फर्स्ट जो है इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, जो चोल एम्पायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में है चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी भी बता दीजिए, 3 इसके ब्रांचेस थे। पहला जो था बादामी, फिर इसके बाद जो था कल्याणी, और फिर था बेंगी। तो चालुक्य से साथ इसने क्या किया, युद्ध कर दिया। तो जो कल्याणी का जो चालुक्य है वहाँ अभी शासक जो है सत्यसराय, सत्यसराय और राज के बीच में युद्ध हो जाता है, और राज जो है इस युद्ध में जीत जाता है और कैप्चर कर लेता है रायचूर दोआब वाले रीजन में। और वनवासी का जो क्षेत्र है, तो ये चालुक्य के रीजन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ये चोलास के फिर अंदर में आ जाता है। फिर इसके बाद बेंगी रूलर्स है, बेंगी रूलर्स के साथ इसने मैरिटल अलायंस का क्या, विवाह करवाता अपनी बेटी का। बेंगी जो रूलर्स है शक्ति वर्मन और बिमल आदित्य, ये दो है, इन वहाँ का जो एक तेलुगु चोड़ास जो है, ये लोग दोनों के बीच में युद्ध होते रहता है हमेशा, बेंगी और तेलुगु चोड़ास के बीच में। और इसमें राज फर्स्ट जो है ये साथ देते हैं बेंगी रूलर्स के साथ, मतलब शक्ति वर्मन और बिमला आदित्य के साथ। और इस तरीके से तेलुगु चोड़ास को क्या करता है, हरा देता है और गद्दी पर बैठा देता है किसको, बिमला आदित्य को। और अपनी बेटी का विवाह जो कुंडवई जो है, कुंडवई, तो कुंडवई जो राज की जो बेटी है, और उसका विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, बिम्ल आदित्य के साथ करवा दिया जाता है। तो किस प्रकार अंपायर एक्सपेंशन में चालुक्य के साथ कल्याणी के चालुक्य के रीजन को जीत लिया और बेंगी के साथ जो है मैरिटल अलायंस करवाया। जब हम लोग अर्ली चोलास पढ़ रहे थे तो उसमें चेर भी था और पांडे भी था। तो ये चेर छिटपुट जो था अभी भी इसमें क्या है, जीवित है। तो इसमें मिलिट्री कंक्वेस्ट में जो चेर रूलर है भास्कर रवि वर्मन और राज के बीच में युद्ध होता है, नेवल बैटल होता है, और यहाँ पे राज फर्स्ट जो जीत जाता है। इस बैटल को हम लोग बोलते हैं कंडलूर सलाई। 1988 में ये युद्ध होता है कांडलूर सलाई। और नेक्स्ट जो है पांडे रूलर के साथ फिर से युद्ध करता है इसने राज, तो चेर को भी जीत लिया कंडलूर सलाई में। और फिर इसका पांडे रूलर को अमर भुजंग को भी क्या करता है, इसने हराता है, और पांडे रूलर का जो रीजन है वो भी क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत में ही, मतलब दक्षिण भारत में ही चालुक्य के साथ फिर चेर और पांडे के साथ क्या है, युद्ध किया और किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राज फर्स्ट जो अपने अंपायर को एक्सपेंशन सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रखा, इसने भारत से बाहर भी क्या किया, एक्सपेडिशन कर दिया। तो श्रीलंका पे कब्जा कर लिया इसने। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे इसने क्या किया, अपने बेटे को भेजा राजेंद्र फर्स्ट को, राज का जो बेटा है राजेंद्र फर्स्ट, अपने बेटे को भेजा और वहाँ पे आक्रमण कर, और श्रीलंका का जो जाफना का जो रीजन है, नॉर्दर्न जो पार्ट है श्रीलंका का, उससे क्या कर लिया, जीत लिया और उस पर कब्जा कर लिया। और वहाँ का जो श्रीलंका का जो रूलर है वहाँ पे महिंदा जो है वहाँ का शासक है, उस पर कब्जा कर लिया नॉर्दर्न रीजन को, जाफना का क्षेत्र में। और ये जो राज फर्स्ट का जो बताया जाता है कि ये सबसे अंतिम अचीवमेंट है। जब श्रीलंका को उसने क्या किया, जब जीता तो उसके बाद मालदीव्स पे अटैक कर दिया, और मालदीव्स जो है वो लास्ट क्या है,
अचीवमेंट है राजराज फर्स्ट का। तो इसने कहाँ पे भी कैप्चर कर लिया, मालदीव्स को भी। तो किस प्रकार हम देखें कि चालुक्य के साथ, फिर चेर, फिर इसके बाद पांड्य, और फिर इसके बाद भारत के बाहर श्रीलंका और मालदीव्स को क्या किया, कब्जा कर लिया। हालांकि पूरे श्रीलंका के भाग को नहीं जीता इसने, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट्स को क्या किया, जीत लिया। तो इसने अब जो अपना जो साम्राज्य है राजराज फर्स्ट के समय में, तो यह पूरा लगभग हो गया है। अब फिर श्रीलंका का जो पार्ट्स है नॉर्दर्न पार्ट, उसको जीत लिया, और फिर मालदीव्स का रीजन में भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो इसने कई सारे टाइटल्स एज्यूम किया, उपाधि जो धारण किया इसने, मुमिंडी चोलाज, फिर जयकोंड चोलाज और शिवापद शेखरा। तो इसने 3 टाइटल्स क्या किया, एज्यूम किया है, मुमिंडी चोलाज, जयकुंड और फिर शिवापद शेखरा। और ये जो था शैव को फॉलोअर था, मतलब शिव का भक्त। और इसने एक फेमस एक मंदिर बनवाया, राज राजेश्वर टेम्पल, अपने नाम का ही, राज जो है राजा, इसने अपने ही नाम का राज राजेश्वर टेम्पल बनवाया, जिसे हम लोग बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ये कहाँ बनाया गया, तो तंजौर में बनाया गया, और ये द्रविडियन स्टाइल का बनाया गया है। हम लोग पढ़े थे कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर में भी है एक नागर शैली और एक द्रविडियन शैली। तो अब जो है यहाँ पे द्रविडियन शैली जो है, भव्यता जो है, अब इस काल में हमें देखने को मिलता है। और मंदिर के साथ इसने एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया है नागपट्टनम में। इस जो चोल अंपायर का जो सबसे पीक पर जो चरमोत्कर्ष पे जो गया, वो राजेंद्र फर्स्ट के समय में, जो राज का क्या है, ये पुत्र है। ये सबसे महान शासक है पूरे चोल अंपायर का। दक्षिण भारत का में से एक सबसे महान शासक कौन है, तो राजेंद्र फर्स्ट है, मतलब राजेंद्र। और इसने भी क्या किया कि अपने पापा जी की तरह ही क्या किया, इसने जो एक्सपेडिशन था, जो आक्रमण जो कर रहा था, तो इसने और भी क्या किया, विस्तार कर दिया। तो पापा जी से जो इसे अंपायर जो मिला था, तो वो मिला था चेर, पांड्य वाला रीजन और कुछ चालुक्य का क्षेत्र, और श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट और मालदीव्स वाले रीजन। तो इसने क्या किया, उत्तर भारत तरफ क्या किया, अटैक कर दिया। और उस समय जो उत्तर भारत में जो एक्सपेडिशन किया, तो उड़ीसा का क्षेत्र और बंगाल के क्षेत्र में, तो इसने उड़ीसा को क्षेत्र को हराते हुए अब बंगाल तक पहुंच गया। इस समय जो बंगाल का जो शासन जो चल रहा था, वो पाल डायनेस्टी रूलर। हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइपाटाइट स्ट्रगल में, जो 3 था उसमें से एक पाल डायनेस्टी था, और पाल डायनेस्टी के उस समय रूलर कौन है, महिपाल। दक्षिण भारत में जो है गंगा नदी का भी बहुत ज़्यादा महत्व था। तो इसने क्या किया, राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, तो गंगा नदी का महत्व इतना था, तो इसने गंगा के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ गंगा के क्षेत्र में जो शासक है वो महिपाल है। तो इसने क्या किया, गंगा जल लेने के लिए इस पर युद्ध कर दिया। महिपाल और राजेंद्र फर्स्ट के बीच में युद्ध होता है, और राजेंद्र फर्स्ट इस युद्ध में जीत जाता है। और जब इस युद्ध में जीत जाता है, तो गंगा नदी के पास जाकर के इसने बोतल में भर करके पानी को, गंगा जो पवित्र जल है, ये वापस कहाँ, अपने चोल अंपायर में ले जाता है। और गंगा के क्षेत्र को जब जीत जाता है, तो इसने टाइटल एज्यूम करता है गंगई कोंड चोल, मतलब गंगा का विजेता, गंगई कोंड चोला। तो एक टाइटल राजेंद्र फर्स्ट जो है, गंगई कोंड मतलब विजेता, तो गंगई कोंड मतलब गंगा का विजेता। तो इसने टाइटल एज्यूम किया गंगई कोंड का। और जब ये गंगा जल यहाँ से मंगवाया, कि गंगा के क्षेत्र से पवित्र जल को, तो वहाँ पर क्या किया, एक नया राजधानी बनाया तमिलनाडु के क्षेत्र में, गंगई कोंड चोलपुरम। और फिर एक बड़ा सा एक विशाल झील बनवाया, और वहाँ पर गंगा के जो पवित्र जल है वहाँ पे चारों तरफ छिड़क दिया गया। और फिर वहाँ पे एक बड़ा विशाल झील बनाया गया, जिसे चोल गंगम कहा गया, चोल गंगम मतलब चोलों की गंगा। तो इसने उत्तर भारत जो बंगाल का जो रीजन है, तो इसने गंगा जल के लिए इसने क्या किया, युद्ध कर दिया, महिपाल से युद्ध किया, महिपाल को हराया, और टाइटल एज्यूम किया गंगई कोंड मतलब गंगा का विजेता। और फिर इसके बाद एक शहर बसाया गया तमिलनाडु में, गंगई कोंड चोलपुरम। उस पवित्र जल से क्या किया गया, एक शहर बसाया गया जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। और यहाँ इसी के वेस्ट में एक झील बनाया गया, जिसे हम लोग एक झील बनाया गया बड़ा सा, जिसे हम लोग चोल गंगम कहा गया, मतलब चोलों की गंगा। तो अब जो एक्सपेंशन जो यहाँ भारत में जो हुआ चोल का,
तो अब यहाँ से पूरी तरीके से ये पूरा चेल चोल, चेर और पांड्य का रीजन और चालुक्य वाला भी रीजन क्या किया गया, ले लिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है बंगाल के क्षेत्र में उड़ीसा और बंगाल का क्षेत्र में भी इसने क्या किया, अटैक कर लिया, इस क्षेत्र को भी जीत लिया। अब इसके बाद जो है इसने श्रीलंका पे फिर से क्या किया, अटैक कर दिया। जो महिंदा 5 था, जो अपना नॉर्दर्न टेरिटरी को जो लॉस्ट कर गया था राज के पीरियड के समय में, तो महिंदा ने अटैक कर दिया राजेंद्र फर्स्ट के समय में। और जबकि वहाँ पे युद्ध करने के लिए राज ने किसको भेजा था, राजेंद्र फर्स्ट को भेजा था। तो महिंदा फर्स्ट अपने लॉस्ट टेरिटरीज को वापस लेने के लिए राजेंद्र फर्स्ट के पीरियड के समय में युद्ध कर देता है। लेकिन राजेंद्र फर्स्ट जो है वो नॉर्दर्न टेरिटरी तो जीता ही हुआ था, तो उसको रिकवर करने के लिए महिंदा 5, तो उसने साउदर्न टेरिटरी को भी कैप्चर कर लिया और होल श्रीलंका को, कंप्लीट श्रीलंका को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो यदि एग्जाम में पूछता है कि कंप्लीट श्रीलंका को कैप्चर करने वाला कौन है, तो राजेंद्र फर्स्ट। लेकिन जब सिर्फ नॉर्दर्न टेरिटरीज की बात करेगा तो यहाँ पे कौन है, राज फर्स्ट। लेकिन भेजा किसको है, तो अपने बेटा राजेंद्र फर्स्ट को ही भेजा था। और किस प्रकार हम लोग देखे थे कि राज के काल के समय में चेर और पांड्य से युद्ध करता है और वहाँ पे राज फर्स्ट क्या जीत जाता है। लेकिन अब जो है यहाँ पे राजेंद्र फर्स्ट के समय में चेर और पांड्य को क्या है, अधीनता स्वीकार करवा देता है। मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट जो है कैप्चर कर लेता है चेर और पांड्यस पे। और फिर वेस्टर्न चालुक्य के साथ भी इसने क्या किया, कंप्लीट वर्चस्व बना देता है। और अपना जो बाउंड्री, जो सीमा बना देता है वो तुंग भद्रा रीजन को, जो नदी जो तुंग भद्रा है वहाँ उसकी सीमा को, अपना बाउंड्री को क्या करता है, बनाता है। तो राजेंद्र फर्स्ट के समय में जो है तो चेर भी, पांड्य भी, फिर चालुक्य भी, और फिर इसके बाद उड़ीसा और बंगाल का रीजन को भी क्या किया, जीत लिया। अब इसके पास जो है नेवल पावर जो था, बहुत स्ट्रांग नेवी था। तो इसने अपने स्ट्रांग नेवी से क्या किया, सैन्य भी करने के लिए श्रीलंका पे, फिर मालदीव पे और फिर इंडोनेशिया के क्षेत्र पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। जो मलाया पेनिनसुला का क्षेत्र है वहाँ पे शासन जो है, उस मलाया पेनिनसुला या इंडोनेशिया का पुराना नाम जो है श्रीविजया या फिर कदरम या फिर शैलेंद्र डायनेस्टी, ये तीनों ही जो है इंडोनेशिया और मलाया पेनिनसुलर के रीजन में है, जावा और सुमात्रा के क्षेत्र में। तो वहाँ पे इसने क्या किया, अटैक कर दिया। और पूरी तरीके से यहाँ पे जो है कंप्लीट किसको है, सक्सेस मिला किसे, राजेंद्र फर्स्ट को, और वहाँ पे कब्जा कर लिया इंडोनेशिया को। और वहाँ का जो शैलेंद्र जो किंग है, विजया तुंग वर्मन, विजया तुंग वर्मन, तो शैलेंद्र शासक यहाँ पे कौन है, विजय तुंग वर्मन, और उसे क्या करता है, हरा देता है। और वहाँ पे पूरी तरीके से किसका कैप्चर्ड हो जाता है, तो राजेंद्र फर्स्ट का। तो किस प्रकार यहाँ पे मैप में दिखलाया भी गया है कि ये जो मलाया पेनिनसुलर का जो रीजन है यहाँ पे किस तरीके से क्या किया है, कैप्चर कर लिया गया राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। और यहाँ पे कदरम, फिर श्रीय विजय, ये सारे किसका नाम है, मलाया पेनिनसुलर के रीजन में, जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का रीजन है, तो ये सारे उसके पुराने नेम हैं। तो वहाँ पे भी क्या किया, कब्जा कर लिया गया शैलेंद्र डायनेस्टी पर। तो राजेंद्र फर्स्ट के समय में यहाँ पे भारत में भी कलिंग पे, और फिर इसके बाद पाल डायनेस्टी बंगाल के रीजन में। जिस प्रकार राज ने वेंगी रूलर के साथ क्या किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया था कुंडवई का विमल आदित्य के साथ, तो ठीक वैसा ही राजेंद्र फर्स्ट भी, ये इसने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया किसके साथ, तो बेंगी रूलर्स के साथ। तो जो इनकी जो बेटी हुई राजेंद्र फर्स्ट के, अमंगा देवी और नरेंद्र के बीच में क्या होता है, युद्ध हो जाता है, ये विवाह हो जाता है, सॉरी, दोनों के बीच में विवाह हो जाता है, जो बेंगी के साथ इसने, जिस प्रकार राज ने अपनी बेटी का विवाह किया, ठीक वैसा ही राजेंद्र फर्स्ट भी क्या किया, अपनी बेटी अमंगा देवी का विवाह कहाँ, वेंगी चालुक्य के साथ कर दिया जाता है, नरेंद्र के साथ। और इसने किस तरीके से अपने अंपायर को एक्सपेंशन किया, तो इसने बहुत सारा टाइटल एज्यूम किया, जिस प्रकार राज ने किया था, ठीक वैसे ही राजेंद्र फर्स्ट ने भी। मुडी कोंडन, कोंडन का मतलब हो विजेता, फिर गंगाई कोंडन मतलब गंगा का विजेता, फिर कदरम कोंडन, तो कदरम कोंडन मतलब कदरम का विजेता, मतलब मलाया जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे
जीत हासिल किया, इसलिए कदरम कुंडम। और फिर इसका पंडित चोलन। तो इसने 4 टाइटल एज्यूम किया, जो ये टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। मुंडी कोंडन, गंगाई कोंड, कदरम कोंड और पंडित चोल। और कदरम कोंड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कदरम का विजेता है। और गंगाई कोंड क्यों? क्योंकि गंगा का विजेता है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि चोलों का प्रशासन कैसा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे जो फेमस जो जो सुप्रीम हुआ करता था वो किंग होता था, जैसा हमेशा होते आ रहा। ये सुप्रीम कौन रहेगा? हेड किंग। और फिर राजा को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और अपने साम्राज्य को इसने क्या किया? डिवाइड कर दिया मंडलम में। तो अपने साम्राज्य को कई मंडलम में डिवाइड कर दिया गया। और मंडलम का जो हेड होता था अपने गवर्नर नियुक्त कर दिया गया वहाँ पे। और मंडलम भी जो था फर्दर डिवाइड कर दिया गया वालानाडु में। और वालानाडु को फिर से उसको डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे नाडु में। तो जो आज हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु। तो ठीक वैसा ही जो है अपने साम्राज्य को जो डिवीज़न किया, पहले मंडलम में, फिर मंडलम को वालानाडु, और वालानाडु से फिर नाडु में। और आर्मी जो था, ये 4 प्रकार का आर्मी था यहाँ पे। और नेवल फोर्सेस तो सबसे स्ट्रांग था, तभी इसने क्या किया? शैलेंद्र शासक और इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव पे क्या किया? कंप्लीट कब्जा कर लिया। तो इसमें अश्व सेना भी था, घोड़ा का सेना भी था, फिर पैदल सेना भी था, और फिर हाथी सेना भी था। तो एक स्ट्रांग आर्मी था यहाँ। एक स्ट्रांग क्या था? आर्मी था यहाँ पे। और यहाँ पे जो व्यापार था, ट्रेड एंड कॉमर्स, जब इसने शैलेंद्र शासक पे जब वहाँ पे कब्जा कर लिया और वहाँ के शासक को हराया, तो ट्रेड रूट जो चाइना से जब ट्रेड रूट होता था, इंडोनेशिया का ट्रेड रूट जो होता था, तो उस ट्रेड रूट पे भी क्या किया इसने? कब्जा कर लिया। और जावा और सुमात्रा चाइना से इसने क्या किया? व्यापार करना शुरू कर दिया। जो मेजर टैक्स था वो लैंड टैक्स था। और लैंड का पहले सर्वे होता था, और फिर इसके बाद लैंड टैक्स जो है वो फिक्स किया जाता था कि जिसके पास जितना लैंड रहेगा उतना क्या किया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो एक सर्वे और एक असेसमेंट किया जाता था लैंड का, तब क्या होता था? लैंड टैक्स लिया जाता था। और फिर कुछ सोशल वर्क भी किया जाता था समाज में, पब्लिक वर्क, जिसमें रास्ता, बिल्ट रोड बनाना, फिर इसका वाटर टैंक वगैरह बनाना, तो ये सब। फिर इसके बाद घटा बताए थे, एक इरिगेशन करने का एक क्या था? कुएं से पानी निकाला जाता था, अर्घटा। जो हम पल्लवा डायनेस्टी में क्या कहते हैं, पढ़े थे, अर्घटा। तो उसमें उसका नाम क्या था? बताइए आप लोग कि उस समय का उसका नाम क्या था। जबकि उस समय हम बताए भी थे कि अर्घटा एक और दूसरा नाम भी था। तो सिंचाई करने के लिए जो अर्घटा था, इसका इस्तेमाल होता था। अर्घटा एक मेथड है सिंचाई करने का, लैंड जो कुएं से पानी वगैरह जो खींचा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ हमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट देखने को मिला है, वो स्थानीय यहाँ का स्वशासन, स्वशासन। यहाँ पे जो हमें देखने को मिला, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक मिला, डिसेंट्रलाइजेशन पावर मिला। और इसका जिक्र जो किया गया उतिरामिरूर इंस्क्रिप्शन में। उतिरामिरूर इंस्क्रिप्शन से हमें क्या जानकारी मिलता है? विकेंद्रीकृत का, कि वहाँ का स्वशासन कैसा था? तो डिसेंट्रलाइज था। और फिर जो विलेज लेवल पे जो जो गांव होता था, तो वहाँ कुछ ब्राह्मण्स को रहने के लिए गांव दे दिया जाता था, लैंड। और वो जो लैंड जो था वो टैक्स फ्री था। वहाँ पे किसी भी प्रकार का उस विलेज से क्या लिया जाता था? टैक्स फ्री नहीं लिया जाता था। मतलब एक प्रकार का ब्राह्मण को क्या मिल रहा है यहाँ पे? रिजर्वेशन जैसा कुछ चीज़ मिल रहा। तो ब्राह्मण्स को यहाँ पर क्या मिला है? अग्रहारा विलेज दे दिया गया, जहाँ वो टैक्स फ्री होता था। तो अग्रहारा विलेज किससे रिलेटेड है? तो ब्राह्मण्स वहाँ पे उस विलेज में रहते थे। और वो जो लैंड जो भूमि दिया जाता था, तो वो टैक्स फ्री रहता था। और वहाँ जो विलेज लेवल पे जो असेंबली होता था, तो 2 प्रकार का असेंबली था। एक उर था और एक सभा और महासभा था। उर या फिर सभा या महासभा। तो इसमें जो 2 टर्मिनोलॉजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें है अग्रहारा विलेज, और उर क्या है? तो उर एक विलेज लेवल पर का एक सभा, एक असेंबली है। और अग्रहारा विलेज जो है ब्राह्मण्स को दिया गया भूमि जो है वो क्या है? अग्रहारा विलेज है। और एक ब्रह्मदेव भी होता था जो दान दिया जाता था ब्राह्मण्स को, मंदिर वगैरह बनाने के लिए ब्रह्मदेव, और भगवान को स्थापित करने का देव दान।
तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी को क्या करना है, याद रखना। और इसके बाद का जो शासक हुआ, फिर धीरे धीरे जो चोल अंपायर है वो सिकुड़ता चला गया। तो इसके बाद का जो शासक आया, कोलुटुंगा फर्स्ट, कोलुटुंगा फर्स्ट, फिर इसी तरह कोलुटुंगा सेकेंड, कोलुटुंगा थर्ड। तो कोलुटुंगा के समय में जो है इसके दरबार में एक कवि रहते थे फेमस, कंबन, जो रामायण को जो है तमिल वर्जन में क्या किया, ट्रांसलेट किए। कंबन जो है रामायण को ऐसे क्या बोला गया, रामावथरम, रामावथरम। ठीक वैसा ही हम लोग पल्लव डायनेस्टी के समय में पढ़े थे कि वहाँ जो महाभारत था उसे तमिल के क्षेत्र में क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो भारत बेनबा था वहाँ पे, क्या था, भारत बेनबा, जो तमिल भाषा में क्या किया था, ट्रांसलेट किया गया था। और इसे करने वाला कौन था, पेरुन देवनार, नंदीवर्मन सेकेंड के काल में। लेकिन यहाँ पे जो है रामायण को किसे तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया गया, रामायण को, और ये किसके द्वारा, कंबन के द्वारा, और रामावतरम उसे कहा गया। जिस प्रकार वहाँ पे भारत बेनबा बोला गया मतलब महाभारत को किया गया, तो उसी तरह यहाँ रामायण को किया गया तो रामावथरम बोला गया। और किसके द्वारा, तो कंबन के द्वारा। और यहाँ पे जो चोल पीरियड के समय में जो सबसे फेमस जो मूर्ति कला हुआ, स्कल्पचर जो डेवलप हुआ, वो नटराज की मूर्ति हुआ, जो भगवान शिव से क्या है, ये डांसिंग फिगर को दिखलाया गया है भगवान शिव का। हाल में जो सबसे फेमस जो मूर्ति कला जो बना है वो नटराज का मूर्ति, जो हम लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड से बनाए थे। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। इसमें मोम क्या कहते, पिघल जाता था और उसके अंदर में हम क्या डाल देते थे, ब्रॉन्ज डाल देते थे। ठीक वैसा ही ये भी क्या है, ब्रॉन्ज का है। तो ये मोम का बनाया हुआ लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड, मोम क्या होता है वहाँ से गायब हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है वैक्स क्या है, लॉस्ट हो जाता है। और ये एक भ- भगवान शिव को दिखलवाया गया है, और शिव तांडव को यहाँ पे क्या है, दिखाया गया डांस के फॉर्म में। और ये जो इस काल में जो कास्टिंग किया गया ये ब्रॉन्ज का है। और भगवान शिव का जो दाहिना हाथ जो दिख रहा है यहाँ पे, जो अपर वाला जो दाहिना हाथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दाहिने हाथ में क्या दिखलाया गया, डमरू दिखलाया गया। जो डमरू जो बताता है कि ये यहाँ से संसार का क्या है, सृजन हुआ है, यूनिवर्स का क्या है, क्रिएशन हुआ है इस ध्वनि से। तो राइट हैंड में क्या है, डमरू है। जबकि फिर लेफ्ट हैंड में जो अपर वाला भाग में जो दिख रहा है यहाँ पे अग्नि को दिखलाया गया है, जो विनाश का प्रतीक है। और फिर इसके बाद जो राइट हैंड में जो नीचे हिस्सा में जो दिखलाया गया, ये आशीर्वाद के फॉर्म में दिखलाया गया है। मतलब यहाँ पे जो है आशीर्वाद को दर्शाता है, भगवान शिव को क्या है यहाँ आशीर्वाद देते हुए दिखलाया गया है। और फिर जो बायां हाथ है वो नीचे की ओर दिख रहा है, जो हमें मोक्ष के मार्ग को दर्शा रहा है। और इसके बाद जो पैर के नीचे में एक राक्षस को दिखाया गया है, यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा एक राक्षस है जो अपस्मारा है। ये राक्षस जो है अज्ञानता का प्रतीक है, मतलब ये बुराइयों का प्रतीक है। तो भगवान शिव किस प्रकार यहाँ पे है, बुराइयों को क्या है दबाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक राक्षस को भी क्या है दिखलाया गया। और यहाँ पे भगवान शिव को यहाँ पे डांस के फॉर्म में दिखलाया गया है। तो इनका जो जटा है वो क्या है, खुल गया है, मतलब खुलता हुआ दिख रहा है। जो गंगा का अवतरण को भी दिखलाया गया, मतलब गंगा क्या है यहाँ अवतरण दिख रहा है। तो डांस के करने के समय में क्या है, जटा जो बाल है वो खुल जाता है, तो यहाँ पे दिखलाया गया वैसे ही। तो इस जटा में जो हमें जो दिख रहा है वो गंगा नदी का प्रवाह दिख रहा होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है इस मूर्ति में, तो यहाँ पे दिख रहा होगा जो बाली है, एक पुरुष का बाली एक महिला का बाली है। जो दाहिने साइड दिख रहा है वो महिला का बाली, और जो राइट साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड, सॉरी, जो राइट साइड दिख रहा है वो महिला का है, और जबकि जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो पुरुष का है ये। तो ये जो बाली जो दिख रहा है अर्ध नारीश्वर के रूप में दिखलाया जा रहा, मतलब नारी और अर्ध अर्ध नारीश्वर को दिख रहा है, यहाँ पे नर और नारी के रूप में दिखलाया गया है, जो शक्ति का प्रतीक है। और फिर इसका भगवान शिव को यहाँ पे दिखलाया गया एक प्रभा मंडल के फॉर्म में, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये स्टैचू क्या है बनाया गया है। तो इसी स्टैचू को हम लोग क्या कहते हैं, नटराज का मूर्ति। ये मेंस में कई बार एग्जाम में पूछा है कि चोल के समय का जो स्कल्पचर है उसे क्या करिए, डिस्कस कीजिए। तो ये जितने भी बात हम बताए इसे सारे को क्या हो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दाहिने हाथ में डमरू है, फिर इसका यहाँ पे क्या है अग्नि है,
एक तरफ दिखला रहा है मोक्ष की, तो फिर नीचे में हमें राक्षस क्या है अब स्मारा दिखाया जा रहा है। तो ये इन सारी बातों को क्या होगा, लिखना होगा वहाँ पे। दोस्तों जब 2023 में जब यहाँ पे G20 का समिट हुआ था भारत में नई दिल्ली में 2023 में, जिसे जहाँ भारत मंडपम में जो हुआ था, तो यहाँ पे नटराज स्टैचू बनाया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, नटराज स्टैचू जो अभी जो बताया, तो वहाँ पे नटराज स्टैचू बनाया गया है। तो यहाँ पे नटराज स्टैचू क्या गया बनाया गया था, कहाँ पे, ये भारत मंडपम में। तो उस समय ये बहुत न्यूज़ में था। और राजेंद्र फर्स्ट के जो पिता थे राज राजा जो थे, उनके काल में बताए थे कि मंदिर बनाया था अपने नाम का, राज राजेश्वर टेम्पल, जो तंजौर में है, जिसे हम लोग बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। तो ये वही ये मंदिर है जो द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, द्रविडियन स्टाइल में बनाया हुआ है। ये किस तरीके से हमें भव्य गोपुरम भी देखने को मिल रहा है, गोपुरम। और फिर यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है बाउंड्री वॉल। तो ये फीचर्स किसका है, द्रविडियन स्टाइल का है। फिर यहाँ पे हमें वाटर टैंक मिलेगा। याद रखने का तरीका बताए थे कि दक्षिण भारत में जो है नदियों का कमी है, तो इस यहाँ पे जब नदियों का कमी है तो पैर धोने के लिए तो वहाँ पे क्या है, एक वाटर टैंक बनाया जाएगा। तब फिर क्या हम करेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे। सो दोस्तों इस प्रकार जो चोल साम्राज्य है भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है। यह भूमि के साथ साथ दोस्तों समुद्र में भी क्या किया, भारत की शक्ति को स्थापित किया। और इसमें जो है प्रशासनिक व्यवस्था और शक्तिशाली नौसेना और समृद्ध कला और वास्तुकला के माध्यम से न केवल दक्षिण भारत को संगठित किया, बल्कि भारत के समुद्री शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव को साउथ ईस्ट एशिया तक क्या किया, इसने विस्तार किया। सो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।